बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इंतहाई अहम लॉ पढ़ने लगे हैं, हुक्स लॉ। उम्मीद है कि ये लॉ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, हुक्स लॉ। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात को डिस्कस करते हैं, लिमिट को, कि लिमिट क्या होती है। देखें, वज़न उठाने की भी एक लिमिट होती है। जैसे हम 15, 20 या 25 किलो जो है वो वज़न उठा सकते हैं, लेकिन एक हद ऐसी आती है कि अगर हमारी लिमिट 25 किलो हम उठा सकते हैं, तो जब हम 26 किलो करते हैं, 26 केजी करते हैं, तो उस वक्त जो है वो हमसे नहीं उठाया जा सकता। यानी कि हमारी वज़न उठाने की जो लिमिट है वो कौन सी है? 25 केजी। 25 केजी से अबव अगर कोई वेट होगा तो वो हमसे नहीं उठाया जा सकेगा। इसी तरह ही इलास्टिसिटी, जैसे हमने पढ़ा था कि उसकी कौन सी खसूसियत है कि जिस्म जो है वो वापस अपनी पहली पोजीशन पे आ जाता है। तो हर जिस्म की एक लिमिट है कि वो कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो वहाँ तक बर्दाश्त करता है, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम उस बर्दाश्त से, उस लिमिट से जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, तो उसकी जो शक्ल है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे देखें, अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, जैसे हमने इलास्टिसिटी में स्प्रिंग को जो है वो डिस्कस किया था, तो अब हम एक हद तक जब उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी वापस पहली पोजीशन में आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगा दें, देखें यहाँ तक जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ हम फोर्स को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि दोबारा जो हमारे पास स्ट्रेस है, हटाने से वो अपनी पुरानी शक्ल में नहीं आता। तो अब ये वो लिमिट है जहाँ पे हमने क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। और इसके बाद हम जैसे ही फोर्स हटाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर परमानेंट जो है वो डिफॉर्मेशन हो जाती है, उसकी परमानेंट शक्ल जो है वो चेंज हो जाती है। इसी तरह अगर हम परमानेंट फोर्स से आगे उसको थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है, टूट जाती है। जैसे रबड़ हमारे पास हो, हम आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर फोर्स बढ़ाते हैं तो एक हद तक बर्दाश्त करती है, और जैसे ही उस हद से हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ क्या करती है, ब्रेक हो जाती है। तो इलास्टिक लिमिट क्या हुई? द लिमिट विद इन विच अ बॉडी कैन रेस्टोर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जब वो अपनी असली हालत में वापस आ जाता है, इज़ कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। इसको हम ग्राफ से शो करते हैं। देखें, अगर हमारे पास कोई ये फोर्स और उसकी इलास्टिसिटी में जो है हम ग्राफ से शो करते हैं, तो यहाँ तक जो है वो इलास्टिक लिमिट होगी उसकी, कि यानी कि ये वो लिमिट है जहाँ तक हम फोर्स जब उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और उस फोर्स को छोड़ दें या उसको ख़त्म कर दें तो वापस जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा फोर्स बढ़ाने से यहाँ तक जब हम फोर्स बढ़ाते हैं तो इस पॉइंट पे आके क्या हो जाता है, उसकी परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है वो उसमें पैदा हो जाती है। यानी कि मुकम्मल तौर पे उसकी जो शक्ल है वो तब्दील हो जाती है। लेकिन इसी तरह अब इसी पॉइंट से भी थोड़ा सा अगर हम फोर्स को बढ़ाएं तो इस पॉइंट पे आके क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाती है। तो इलास्टिक लिमिट क्या हुई? द लिमिट विद इन विच अ बॉडी कैन रेस्टोर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। अब इसी चीज़ को बेस बनाते हुए हुक ने जो है वो एक कानून पेश किया कि अगर हम किसी जिस्म के ऊपर उसकी इलास्टिक लिमिट में फोर्स लगाते हैं, अगर किसी जिस्म पर हम इलास्टिक लिमिट की हद तक फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन पैदा होता है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो किसी न किसी कांस्टेंट के साथ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम जब इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये था हमारे पास हुक का कानून था कि व्हेन अ बॉडी इज इन इलास्टिक लिमिट देन द अप्लाइड स्ट्रेस एंड द प्रोड्यूस स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और इस कांस्टेंट को कहते हैं इलास्टिसिटी मॉडुलस, और इसका इन्हिसार जो होता है वो मादे की नोयत पे होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। इसी हुक लॉ की रोशनी में हम यंग्स मॉडुलस जो है वो डिस्कस करते हैं कि यंग मॉडुलस क्या होता है। यंग मॉडुलस भी स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो है वो रेशो का ही नाम है। इलास्टिक लिमिट की हद में रहते हुए स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो निस्बत होती है उसको हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। इन इलास्टिक लिमिट द रेशो बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस, और इसको हम जो है वाई से शो करते हैं। देखें, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। अब देखें, स्ट्रेस हमारे पास क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसी तरह हमने टेंसाइल स्ट्रेन में पढ़ा था कि स्ट्रेन क्या है हमारे पास, स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी। जो किसी जिस्म की लेंथ में तब्दीली आती है उसको हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन हमारे पास क्या थी, देखिए इसी तरह ये हमारे पास क्या थी, उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो उसके अंदर जो है वो तब्दीली आ गई है। तो हमारे पास चेंज इन लेंथ क्या होगी, एल नॉट माइनस एल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी मतलूबा तब्दीली आ जाएगी, और उसको हम क्या लिखते हैं, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। और चेंज इन लेंथ हमारे पास है एल नॉट माइनस एल, और इसी तरह एल नॉट देखिए ओरिजिनल लेंथ। और हमने पढ़ा था कि एल नॉट माइनस एल इज इक्वल टू डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन लेंथ। और ये चेंज इन लेंथ हम लिख सकते हैं डेल्टा एल ओवर एल नॉट। अब यहाँ हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई कि स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसी तरह स्ट्रेन जो टेंसाइल स्ट्रेन है वो है डेल्टा एल ओवर एल नॉट। तो जो हमारे पास यंग्स मॉडुलस है इसमें हम इसकी वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। तो हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस है वो किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसी तरह स्ट्रेन जो है वो हमारे पास चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ। तो यंग्स मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा F इंटू एल ओवर A इंटू डेल्टा एल। ये हमारे पास आ जाएगा यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस का जो हमारे पास यूनिट होता है वो भी क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रेन का जो है वो कोई यूनिट नहीं होता, तो सिर्फ यूनिट जो है वो किस चीज़ का बच जाएगा हमारे पास, स्ट्रेस का। और इस तरह यंग्स मॉडुलस का जो हमारे पास यूनिट आएगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स।